आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और आप लोगों को थोड़ा सा उत्साह देने के लिए या नई नई चीज़ें बताने के लिए आपके पास आया हूँ। नमस्कार, अश्विनी जी का नमस्कार आया। और कुछ साथी ज़रा कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, क्योंकि जब भी समय मिलता है वही हमारा आरंभ है। और उसी समय में हमें जो भी काम करना है वो प्रचंड तरीके से करना है। उसका मतलब यही होता है कि जो भी काम करें वो 100% तरीके से करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। नमस्कार भूपेंद्र जी, रिया जी नमस्ते। बहुत सारे नए साथी जुड़ेंगे अब सेशन में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा क्योंकि अपने नाम से जुड़ा करें, ताकि एक अच्छा सा फैमिली, लर्निंग फैमिली के तौर पर ठीक रहेगा। जैसे कई साथी अपना नाम बदल देते हैं, जियोमी क्या क्या नाम से जुड़ते हैं। तो अभी तो मैं हूँ तो आप सॉफ्टवेयर रिमूव नहीं करेगा, लेकिन अगर आप नाम से नहीं जुड़ेंगे तो सॉफ्टवेयर रिमूव कर देता है। जैसे कल कई लोगों को रिमूव कर दिया था तो उन लोगों का मैसेज आ रहा था। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग सीखने के लिए यहाँ जुड़े हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से इमर्जिंग, चैलेंजिंग, चेंजिंग बैंकिंग जो अपडेट्स हैं उसको पाने के लिए जुड़े हैं। और उद्देश्य दो हैं। एक शॉर्ट टर्म उद्देश्य है, जो भी प्रमोशन एग्जाम्स हमारे सामने हैं उनमें सफलता हासिल करना। और एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, लगातार सफलता हासिल करना। क्या है? एक बार सफल होना है, मुझे अंतिम बार सफल होना है, और ये सफलता लगातार पाना है। मतलब ये जरा ये लक्ष्य है, दो लक्ष्य है। और हमेशा जानिए, सफलता लगातार हासिल करने के लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ समय इसके लिए देना पड़ेगा। चलिए, बहुत सारे साथियों का नमस्कार एक दूसरे का। और कुछ कुछ स्ट्रेटजी भी साझा करूंगा आखिरी में 5 मिनट में। थोड़ा सा आपको नया तैयारी करने के लिए आने वाले प्रमोशन एग्जाम जिनका जनवरी में, फरवरी में होंगे, तो 1 महीने का समय कैसे यूटिलाइज करेंगे और किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप प्रमोशन एग्जाम में एक सफलता के साथ अपना जो है आप आत्मविश्वास जगा सकते हैं और वहां पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बारे में 5 मिनट की स्ट्रेटजी लास्ट में साझा करूंगा। लेकिन आज एक बहुमूल्य जानकारी आपको देना चाहूंगा। आज के सेशन में हम यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसको यूएलआई कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। जिस तरह से भारत में एक जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग में क्रांति लेके आया यूपीआई, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूपीआई आया, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ठीक उसी तरह से भारत देश में जो क्रेडिट की मांग है, जो ऋण की मांग है, उसमें एक बड़ा बदलाव करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव करने के लिए यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की शुरुआत करने जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी सूचना जो है भारत के जो सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके गवर्नर साहब ने जो 26 अगस्त 2024 को गवर्नर साहब ने बताया था। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल आने लग गए। क्या क्या सवाल आएंगे उसको भी हम लोग बताएंगे। तो इतना अभी आप लोगों ने जान लिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया इंटरफेस शुरू किया है, एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। और इसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था, जिसको शुरू करने जा रहा है। तो क्या क्या बेसिक जानकारी है उसको हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई साथी आवाज? अमित सयाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। वाह, भूपेंद्र जी बता रहे हैं आवाज आ रही है, संतोष जी बता रहे हैं, है ना? जी तो मैं सर जी। थोड़ा सा, जो है बाइपर्टाइट बातचीत करने में भरोसा रखता हूँ। मतलब थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छा रहता है। तो आप लोग जो है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते चलिए। मोनिका जी, सब तो नए नए नाम दिख रहे हैं। बिजन राउत जी, अश्विनी जी तो दिख रहे हैं, हाँ ए से है इसलिए वो हमेशा नए लगते हैं ना, है ना? और चलिए, बहुत बढ़िया। कम ही लोग जुड़े हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बात है।
हम लोग जो है डेली सीखेंगे। अशोक कुमार जी फ्रॉम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बहुत बढ़िया। प्रणाम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। मोनिका रानी जी राम राम कर रहे हैं, वाह। ये हुई ना बात। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। मोनिका रानी जी ने राम राम किया, मुझे लग रहा है ये हरियाणा वगैरह से होंगे, है ना। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी कवास दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। जितने भी हैं वहाँ बहुत है सर। क्या बात है, ये हुई ना बात। अच्छी बात है। तो मेरा कहना है कि जहीं विधि भगवान राम ने आपको रखा है वहीं विधि रहिए, और बहुत कुछ सहते हुए, उस सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, क्योंकि सहन शक्ति भी एक आपकी ताकत है। आपको जो अच्छा बेहतर करना है उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। चलिए ले चलता हूँ। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर साहब है ना, शक्तिकांता दास साहब ने अगस्त 2024 में ये अनाउंसमेंट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है जिसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कहते हैं। और एक बड़ी क्रांति होगी भारत में। राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रेडिट की मांग है, जो अधूरी रह जा रही है, जो बैंकों के माध्यम से नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों के लिए ये डिमांड पूरी हो और ऋण लेने की प्रक्रिया आसान बन जाए, उसके लिए उन्होंने ULI एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताया। तो आपने देखा होगा एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव ये हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब बदल गए हैं। रिया जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अ, विट्ठल जी, विट्ठल लोटेकर जी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब बदल गए हैं। कुछ आइडिया है रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब? तो ये भी आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से एक सवाल बनेगा आने वाले दिनों में, कि नए जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, श्रीमान संजय मल्होत्रा साहब नियुक्त कर लिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में। जो नए गवर्नर साहब हैं, श्रीमान संजय मल्होत्रा साहब, वो जगह लेंगे शक्तिकांता दास, जो कि जिनका टेन्योर 10 दिसंबर 2024 को खत्म हो गया। मल्होत्रा साहब 1990 बैच की IAS ऑफिसर हैं, और उनका पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स पे एक बड़ा सा बैकग्राउंड है, उनको काम करने का तजुर्बा है। उनका अपॉइंटमेंट जो है वो मतलब वहाँ पर अभी जो है, इसके पहले पॉलिसी इकोनॉमिक्स वगैरह गवर्नमेंट के सीधे जो बोलते हैं सलाहकार समिति में उनका रहा है। और इनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये आने वाले जो पोटेंशियल रेट्स होंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी होंगे, भारत की जो इकोनॉमी है उसको सरकार, जैसे कि आपने देखा होगा अनाउंसमेंट वगैरह में, सरकार जो है इसको 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में ले जाना है। इसके लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उनके लिए वो नीति बनाएंगे और उनको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ULI के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, गवर्नर साहब शक्तिकांता दास जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लोन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे। तो RBI गवर्नर शक्तिकांता दास हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI, a new platform designed to simplify the lending process, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ UPI। आप लोग जानते होंगे UPI जो है 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक जो है NPCI की मदद से एक क्रांति के रूप में 2016 में
जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं भारत के लिए, उनके द्वारा एक वास्तविक समय की भुगतान प्रणाली जिसे यूपीआई कहते हैं, और इसमें आकर भारत में खुदरा जो डिजिटल भुगतान है उसमें एक क्रांति ला दी थी, और उसके विकास के लिए यूपीआई जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एनपीसीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में बैंकों को जो है बढ़ावा दिया और लोगों को एक आसान तरीके से डिजिटल भुगतान के लिए जो है एक भूमिका निभाई, और उनमें फीचर्स दिया। यूपीआई एक मजबूत और कम लागत और पोर्टेबल जो है रिटेल भुगतान की एक रोबोस्ट सिस्टम के रूप में साबित हुआ। अब इसी तर्ज पर यूपीआई के तर्ज पर जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है, वो लोन प्रोसेस और इंफॉर्मेशन के तौर इस इंफॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी रहेंगे, जिसके आधार पर वो स्पीड अप करेगा लोन अप्रूवल्स को। So, unified lending interface will make it easier for lenders to access information such as land record to speed up loan approvals. इसमें लैंड रिकॉर्ड की बात इसलिए कही गई क्योंकि यूएलआई जो है, यूएलआई की जो परिकल्पना या संकल्पना लाई गई है, इसमें इनको जो है लक्ष्य दिया गया है ऐसे लोग जो वंचित हैं या उनकी मांगें ठीक तरीके से डिले हो रही हैं, जैसे कि कृषि और जो रूरल बोरोवर हैं उनको टारगेट करने के लिए, और छोटे जो एमएसएमई के उधारकर्ता हैं उनको टारगेट करने के लिए यूएलआई इतना आसान कर देगा कि यूपीआई के माध्यम से जो लेंडर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने देगा और लोन अप्रूवल्स को बहुत ही आसान करेगा। This platform will be especially helpful for small businesses and rural borrower, offering a streamlined system that reduces paperwork and speed up credit appraisal. तो ये एक ऐसे मानकीकृत एप्लीकेशन प्रोसेस या प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसमें सरल तरीके से छोटे एमएसएमई के उधारकर्ता और साथ ही साथ रूरल जो बोरोवर हैं उनको बिना किसी बाधा के आसान तरीके से त्वरित गति से लोन प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराएगा। ये बात कही गई है स्क्रीन में। आइए और आगे देखते हैं। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है, जैसा कि मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो लोन प्रक्रिया है, लोन है उसको आसान प्रक्रिया में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रबल संभावना को देखते हुए एक प्रक्रिया है जिसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कहते हैं। और यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस सेंट्रलाइज ए बॉरोवर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप खुद ही देखे हैं अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपकी जो परिभाषा है बैंकिंग क्या कहता है, जिनके पास अगर फंड है तो उस फंड को जमा करना और ज़रूरतमंद तक उस पैसे को पहुंचाना बराबर है। कीर्ति जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मोनिका जी, राम राम, आप बोल सकते हैं कुछ, बात कर सकते हैं आप हमसे? जितने बैंकर्स होते हैं ना बहुत शाही होते हैं ना, बात ही नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं, जबकि हमें ना बात करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम हैं कस्टमर सर्विस से। हम तो बात सुनेंगे भी और बात कहेंगे भी, लेकिन जितनी देर तक हम बातें करेंगे सारा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो बैंकिंग की जो परिभाषा है वो पहले ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और उसी स्वीकार किए गए जमा को लोन के रूप में डिप्लॉय करना, मतलब जहां पर सरप्लस पैसा है सिस्टम में लाना और जहां पर ज़रूरत है वहां पहुंचाना। तो इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं इसलिए म्यूट, अच्छा ओके कोई बात नहीं। तो कुछ देर अब हम जो है आप भी बच्चे बन जाइए, थोड़ा इजियर होता है, जब भी हमको सीखना होता है ना तो थोड़ा सा बच्चे बन जाइए तो इजियर होता है। मैं ये कह रहा था कि जब आप एक जमा आपके पास आया है यूपीआई में, जब हम पहले पेमेंट कर रहे थे तो वहाँ पर जमा वाले सारे सीख गए हैं। अब उसी मोड से ज़रूरतमंद लोगों को लोन देने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूएलआई जो है ये बोरोवर्स के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रखेगा और ये लेंडर को एसेस करने की अनुमति देगी, अनुमति मिलेगा, और उसी आधार पर
जो एपीआई है, जिसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, उस एपीआई के माध्यम से उनको जो है ये जानकारी मिलेगी, एक्सेस मिलेगा। और एक स्टैंडर्डाइज एपीआई जो होगा सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके गवर्नमेंट डाटाबेस हो गया, क्रेडिट ब्यूरोज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सारी चीज़ों को गैदर करके बहुत ईजियर बनाएगा लोन के लिए। जो यूनिफाइड लेंडर इंटरफेस है, इसके बेनिफिट जो हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। द यूएलआई इज पोइज टू बेनिफिट से वाइड रेंज ऑफ सेगमेंट इंक्लूडिंग, तो एक बड़ा विशाल सेगमेंट है जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेनिफिट पहुंचेगा, जिनमें पहला इंडिविजुअल कंज्यूमर सीकिंग पर्सनल लोन, होम लोन एंड व्हीकल लोन। तो एक इंडिविजुअल में एक बड़ा सा एक संभावना दिख रही है, जिसमें कंज्यूमर, पर्सनल लोन, होम लोन्स एंड व्हीकल लोन सारा जो है एआई बेस्ड सारी चीज़ें होंगे। स्मॉल बिजनेस enterprises requiring working capital term loan, farmer agriculture loan of cultivation equipments or livestock, microfinance institutions, lenders catering to undeserved population। जहाँ जहाँ जो अंडर सर्व पॉपुलेशन, ऐसे लोग हैं जो वंचित हो गए हैं, वहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वो माइक्रो फाइनेंस को आप फाइनेंस कर रीफाइनेंस कर लेते हैं और फिर उनको करते हैं। तो ऐसे लोगों को इसमें बेनिफिट मिलेगा। द यूएलआई हैज़ ए ब्रॉडर मैक्रो एम ऑफ प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो ये एक बड़े उद्देश्य के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नया कदम आगे देने के लिए, क्योंकि आप देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को 10 साल हो गए पूरे हुए 2014 में शुरू हुआ था, अभी 2024 में है। और एक जबरदस्त जो बदलाव हमारे आर्थिक दृष्टि से है, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन ने देश के लोगों को दिया है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, या जो सूचना क्रांति के तहत जो डिजिटल लेन देन हो, और डिजिटल इकोनॉमी जो हमारा जो डिजिटल लेन देन है उसमें ग्रोथ है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो क्रेडिट है उनको कंज्यूमर्स को इनकरेज करेगा खरीदी के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग लेने के लिए। क्योंकि जो भारत के लोग हैं, एक साइकिल होता है फाइनेंशियल साइकिल, उसके लिए खरीदी, प्रोडक्शन, फिर सेल, फिर कैश के रूप में एक साइकिल पूरा करने में ये जो इकोनॉमी का पहिया है उसको घुमाने में बहुत काम करेगा। की फीचर देखिए, की फीचर ऑफ यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, कंसेंट बेस्ड डिजिटल एसेट। कंसेंट बेस्ड डिजिटल एसेट एसेस है। यूनिफाइड लैंडिंग जो इंटरफेस है विल प्रोवाइड लेंडर्स विद डिजिटल एसेस टू बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग लैंड रिकॉर्ड थ्रू ए कंसेंट बेस्ड सिस्टम। जब भी आप मोबाइल में कोई भी एपीआई या कोई भी चीज़ें सॉफ्टवेयर को आप क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉलम आता है, क्या आता है कि आपका कंसेंट है कि नहीं, आप एग्री करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आता है। तो कंसेंट बेस्ड डिजिटल एसेस है। और आपके जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सारे डिजिटल एसेस कैसे जुड़ेंगे मैं बता रहा हूँ। उसको जैम बोलते हैं, जैम, JAM। जे का मतलब होता है जनधन, ए का मतलब होता है आधार, और एम का मतलब होता है मोबाइल। आप देख लीजिए इन तीनों चीज़ों में कितनी सारी जानकारियां हैं। आधार में देखिए आपकी पूरी सारी जानकारियां रेसिडेंशियल, और सारी चीज़ें आधार से लिंक की गई हैं, ज़मीन भी। और क्या लिंक किया गया हाल ही में, कोई साथी कमेंट कर पाएगा कि एक इसी साल 2024 में बड़ा सा एक आपका मैंडेट चला है आधार को लिंक करने के लिए, किसके साथ? पैन कार्ड के साथ चला पैन के साथ। है ना? हाँ कीर्ति जी, किसके साथ चला है? जैसे तो पैन कार्ड के साथ। पैन कार्ड के साथ चला है। तो देखिए आधार के साथ क्या क्या लिंकेज हो रहा है। आधार जो है एक यूनिक ऐसा कार्ड हो गया है आधार। तो इसमें जैम, जे का मतलब जनधन, एक का मतलब आधार, और एम, उसी आधार पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाती है। केवाईसी हो जाती है, जो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की पॉलिसी का। तो कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज एपीआई जो होगा वो एक ऐसा फीचर होगा जिसमें कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा,
और प्लग एंड प्ले अप्रोच से ये सिंप्लीफाई कर देगा डाटा, रिड्यूसिंग टेक्निकल इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी। कीर्ति जी, प्लग एंड प्ले जैसे आप जानते होंगे, कुछ ऐसे बता पाएंगे प्लग एंड प्ले क्या होता है, ऐसे साधारण भाषा में प्लग एंड प्ले क्या होता है, सरल भाषा में कोई भी, चालू भाषा में क्या बोलते हैं प्लग एंड प्ले, मतलब बटन दबाए चालू हो गया है ना। जी सर। प्ले रेडी, मतलब गेम में होता है, खेल करना। हाँ हाँ, क्या करना, सर खेल। खेल, प्लग मतलब तो बटन होता है, प्ले मतलब गेम, खेल। हाँ, लेकिन प्लग एंड प्ले का मतलब यही होता है कि आपका सारा चीज़ रेडी है, सारा चीज़ रेडी है, जैसे ही बटन दबाएंगे आपका प्ले हो जाना चाहिए, मतलब वो चलने लग जाना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले, यहाँ पर मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में यही सवाल पूछा जाएगा कि जो यूएलआई के जो फीचर्स हैं इनमें क्या चीज़ों को जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में अप्रोच किया है, इसका प्लग एंड प्ले का अप्रोच है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे कीर्ति अहिरवाल जी कोई सा इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो इंडस्ट्री जो है, हाँ बटन दबाते ही खेल शुरू, सुमित कुमार जी हैं, वाह ये भी ना बात। तो इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ऐसे काम करेगा, तब वो करेगा जब वो प्लग एंड प्ले अप्रोच के साथ वो अप्रूव्ड हो, मतलब उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए सारे परमिशंस ले गए हों, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया हो, बिजली पानी नेटवर्क सारी चीज़ें ओके हों, मतलब अब यूएलआई से उसको तभी मिलेगा जब वो प्लग एंड प्ले अप्रोच हो, मतलब मीटर ऑन किया और फैक्ट्री स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ये इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेडीमेड फैसिलिटीज विद एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर नेटवर्क एक्सेट्रा अलाउइंग इंडस्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशन इमीडिएटली। तो प्लग एंड प्ले अगर है तो यूएलआई के माध्यम से भी लोन उनको मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा इस योजना के लिए टारगेट किया गया है कृषि, फार्मर्स और एमएसएमई के छोटे उधारकर्ता, जो रूरल बोरोवर्स हैं उनको लक्ष्य करने के लिए, उनमें विस्तार करने के लिए जो छोटे उधारकर्ता हैं उनको लक्ष्य दिया गया है। पोटेंशियल बेनिफिट है फ्रिक्शन लेस क्रेडिट। फ्रिक्शन लेस का इसका मतलब होता है पेपरलेस, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, चक्कर लगाओ नहीं, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है फ्रिक्शन लेस जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो यूएलआई एम्स टू फैसिलिटेट ए स्मूथर लैंडिंग एक्सपीरियंस बाय मिनिमाइजिंग पेपर वर्क नहीं रहेगा, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल एंड रूरल बोरोवर। Reduced appraisal time. By consolidating data from various sources, ULI will minimize the time required for credit evaluation. इतने सारे इंफॉर्मेशन उनके पास रहेंगे और एक मशीन उसको इवेलुएट करेगा उसका अप्राइजल, तो वो जाके साल भर का ट्रांजैक्शन भी देख लेगा, यूपीआई के माध्यम से कितने ट्रांजैक्शन्स आ रहे हैं, फिर आपके लैंड रिकॉर्ड भी चेक कर लेगा, आपकी जो कुछ धान वान बेचे होंगे सारी चीज़ें देख लेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन उसके आधार पर प्रोसेस कर देगा। सेंट्रलाइज्ड डाटा एसेस, द प्लेटफॉर्म विल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, मेकिंग इट इजीली एसेसिबल टू लैंडर्स। एक बड़ी क्रांति आने वाली है, आप देखे होंगे कि जो यूपीआई के माध्यम से या ऐसे सेंटर्स को डिजिटल मोड पे फाइनेंस के लिए ओपन करना चाहती है सरकार, जिसमें कि स्टाफ ना हो, केवल उनकी मदद करने के लिए सिखाने के लिए हो, कस्टमर खुद ही आए और खुद ही सारी चीज़ें प्रोसेस करके पैसा लेके चले जाए। फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई इसका एक उद्देश्य है। यूएलआई इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस द लार्ज अनमेट डिमांड फॉर क्रेडिट। जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है इसको इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि ये संभावना है कि ये जो अधूरी मांग है ऋण की, जो नहीं दे पा रहे हैं उसको पूरा करने में मदद करेंगे। क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में जो है वो पूरा करने का मदद करेंगे। तो कीर्ति जी बता पाएंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं, एज पर एमएसएमई जो डेफिनेशन है, माइक्रो किसको बोलेंगे और स्मॉल किसको बोलेंगे और मीडियम किसको बोलेंगे। सर माइक्रो तो वो होते हैं जो जिनका टर्नओवर 1 करोड़ होता है और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होता है।
अच्छा। जी सर। माइक्रो होता है। जी सर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब सर जिसमें जितना इन्वेस्ट किया हो। रिवर्स बोल रही हैं। रिवर्स बोल रही हैं? कोई रिवर्स बात उल्टा नहीं। बोल रही थी। चुने हुए सांसद हैं हमारे, हैं अपने कीर्ति जी, है ना, तो उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बोलने जी दीजिए, सर। क्योंकि जब भी ऐसे बोलते हैं कुछ गलती भी हो गया तो कोई बात नहीं। जब भी ऐसे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर होता है सर। इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर होता है। तो जी जो सर। भी एमएसएमई के यूनिट्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक सर्विस होता है। जहाँ जी भी सर। उत्पादन होता है वहाँ जो है फिक्स एसेट मतलब मशीन्स वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर जो सर्विसेज होते हैं वहाँ पर मशीन्स वगैरह कम लगते हैं। तो उनमें क्या इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है और एक टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर किसी भी उद्योग धंधे को बिठाने में जो लागत लगता है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए, माइक्रो का डेफिनेशन लेंगे। अगर कोई उद्योग धंधा, अगर उसको बनाने में 1 करोड़ का खर्चा आता है, लागत आता है, तो उसको माइक्रो बोलेंगे। मतलब 1 करोड़ रुपए के अंदर अगर वो यूनिट खड़ी हो जाती है, अब रेडी टू रन हो जाएगा, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम जो बोल रहे हैं, रेडी टू, जो उसमें रेडी टू प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो 1 करोड़ लागत रहेगी, इन्वेस्टमेंट रहेगा, और 5 करोड़ टर्नओवर होगा, तो वो माइक्रो कहलाएगा। तो आप तीन कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। 1 करोड़ की लागत, 1 करोड़ रुपए तक की लागत में अगर कोई इंडस्ट्री बैठ जाती है, माइक्रो कहते हैं। 5 करोड़ तक की लागत में अगर कोई 10 करोड़ तक की लागत में अगर कोई इंडस्ट्री बैठती है तो उसको स्मॉल कहते हैं। और 50 करोड़ तक की लागत में अगर कोई इंडस्ट्री बैठती है तो मीडियम कहते हैं। और उसका 5 गुना जो है आप टर्नओवर कर दीजिए। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर 1 करोड़ रुपए लगा के कोई इंडस्ट्री बिठाया है और 5 करोड़ का टर्नओवर करता है, तो उसको माइक्रो कहेंगे। अगर 1 करोड़ की लागत से इंडस्ट्री बिठाया है लेकिन उसका टर्नओवर ज़्यादा हो, सक्सेसफुल हो गया, मतलब बहुत ही प्रॉफिट हो गया, टर्नओवर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए टर्नओवर हो गया 6 करोड़ हो गया और लागत है 1 करोड़, तो ये अब कौन सा इंटरप्राइज कहलाएगा? अभी स्मॉल कहलाएगा, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर गया। अभी हर एग्जामिनेशन में चाहे किसी भी स्केल का हो, इसमें ये सवाल जरूर पूछ रहा है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। पहले सिंपल सीधा सवाल पूछ लेता था, जैसे कि सुमन जी ने यहाँ लिखा है कि 1 करोड़, 5 करोड़ जो है, ये डेफिनेशन है माइक्रो का। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर। मीडियम का 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर। और सॉरी, स्मॉल का और मीडियम का 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ जो है टर्नओवर। ये सीधा सवाल हमारे सुमन जी ने उत्तर लिख दिया। लेकिन अभी जो पूछा जा रहा है वो इस तरीके से, क्या पूछा जा रहा है? एक यूनिट का जो इन्वेस्टमेंट है वो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 करोड़ है। और इसको मीडियम इंटरप्राइजेस करने के लिए इसका टर्नओवर कितना होगा, टर्नओवर कितना होगा, और वहाँ पर टर्नओवर के ऑप्शन दिए होंगे, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ ऐसा दिया होगा। तो वहाँ पर 246 करोड़ का एक ऑप्शन था, तो आपको टिक लगाना है 246। इसलिए 246 करना है क्योंकि ये 250 से ज़्यादा नहीं है। 250 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये उस दायरे से बाहर चला जाएगा। प्रियोरिटी सेक्टर में जो एमएसएमई एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं। और एमएसएमई के बारे में डिटेल जानकारी का अलग से वीडियो भी है, जिसमें कि हम लोग उसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का एक सवाल पूछता है सबसे ज़्यादा, कि एमएसएमई में विदाउट कोलिटरल सिक्योरिटी कितने रुपए तक लोन एक्सटेंड किए जा सकते हैं? कोई साथी बताएंगे? कीर्ति जी। एमएसएमई में विदाउट कोलेटरल 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जा सकते हैं। सुमन जी ने अच्छा कहा। और सुमित जी ने तो 10 करोड़ लिख दिया, वाह रे वाह। कौन सा मोहल्ला है? हम्म पुष्पा का मोहल्ला तो नहीं है? पुष्पा बहुत पैसा बांटता है ना। पुष्पा, 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 पुष्पराज हैं, ये झुकेगा नहीं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए तक। एक और है, जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल अगर कोई यूनिट है तो उसको जो है विदाउट कोलेटरल एमएसएमई में कितना रुपए तक लोन दिया जा सकता है? एक्सट्रीमली। 25 लाख से 25 लाख।
25 लाख तक है। और अंडर सीजी टीएमएससी कवरेज कितने रुपए तक के जो है उसको मैक्सिमम जो है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं संतोष जी? 2 करोड़ सर। 5 करोड़ है ना? हाँ डोमेस्टिक हाँ कमर्शियल जी। बैंक के लिए 5 करोड़ और जी आरएमबी के लिए 2 करोड़। जी। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा नवंबर महीने में जो हमारे भारत की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 100 करोड़ तक के विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी में लोन किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को आप जान के जाइए, मैं तो जिक्र आया तो मैंने आपको बता दिया सब चीज़ों को, और जैसा सवाल रहेगा वैसा जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने अनाउंस किया कि 100 करोड़ तक हम ये एक्सटेंड करने जा रहे हैं एमएसएमई में विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी उनको लोन देने के लिए। अगर ये काम करेंगे तो पक्का इनके एक्टिविटीज से लग रहा है कि 2047 तक भारत जो है विकसित देश में चला जाएगा, क्योंकि इतने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इन पैसों से। तो उसके कदम भी दिख रहे हैं, आप देखिए सीआरआर में भी कम हो गया मॉनेटरी पॉलिसी में, और आने वाले जब जनवरी फरवरी में बजट आएगा तब उसमें और हम डिटेल देखेंगे। अब इस में से रिलेटेड कुछ अदर डिजिटल इनिशिएटिव देखते हैं। जैम यूपीआई यूएलआई, जैम यूपीआई यूएलआई, ये जो है इसका रिलेशन इसलिए है जो मैंने अभी बताया कि यूनिफाइड लैंडर इंटरफेस जो है वो न्यू ट्रिनिटी का एक पार्ट होगा। और वो ट्रिनिटी क्या है? जैम है। जैम का मतलब जनधन, मेरा खाता भाग्य विधाता, बोले थे ना संतोष जी? हैं, 2014 में बहुत नारा लगाए हो पेड़ के नीचे, क्या बोले थे? मेरा खाता भाग्य विधाता। बहुत बेहतर जी। हाँ, तो पहले भाग्य खुला था, अब विधाता बनेंगे, क्योंकि पैसा भी उनको जरूरत के समय मिलेगा। आप फिर जो ग्राहक है आपको बोलेंगे कि आपके बैंक नहीं आएंगे, मोबाइल से ही पैसा ले लेंगे घर में जिस समय जरूरत पड़ेगा। तो जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये इसको बोलते हैं जैम। तो ये फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैम जो वर्ड है मैं यूपीआई के नए टेक्नोलॉजी नए प्लेटफॉर्म में ये किससे संबंधित है, तो आप देख लीजिएगा जनधन, आधार एंड मोबाइल। यूपीआई यूएलआई रिप्रेजेंटिंग ए सिग्निफिकेंट एडवांस इन इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी फैला है भारत में, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रेडिट इजीली जो हसल फ्री क्रेडिट डिप्लॉयमेंट है उसको एक बड़ा विस्तार दिए जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है। ये एक एकीकृत व्यवस्था है जिसको यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कहते हैं। और इस इंटीग्रेशन से एक बड़े जो क्रेडिट की डिमांड है उसको पूरी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के समय कितने खाते खोले गए, कैसे कितने खाते खोले गए, लगभग 54 करोड़ खाते खोले गए। और उन 54 करोड़ के जो खाते खोले गए उन्होंने बोला खाते तो खुल गए, आगे क्या? अब उन्हीं चीज़ के जो उनके डिमांड को पूरा करने के लिए ये सारा जो है अहम रोल अदा करेगा। की टेक अवे देखते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज इंट्रोड्यूस द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस टू सिंप्लीफाई लोन प्रोसेसिंग। आप इसको जान गए हो, लोन प्रोसेसिंग को सिंपल करने के लिए यूपीआई बेस्ड जो यूएलआई सिस्टम है उसके आधार पर लोन अप्रूवल मिलेगा फास्टर। और यूएलआई विल हेल्प लेंडर क्विकली गेट इंफॉर्मेशन लाइक लैंड रिकॉर्ड, स्पीडिंग अप लोन अप्रूवल्स एंड रिड्यूसिंग पेपर वर्क। तो कम पेपर वर्क, रिड्यूसिंग क्या, पेपर वर्क खत्म ही हो जाएगा, और क्विकली सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी जो कि लोन अप्रूवल्स को जल्दी से सैंक्शन करने में मदद करेगा। द प्लेटफॉर्म इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड रूरल बोरोवर। छोटे बिजनेसेस और जो रूरल बोरोवर हैं उनको जो है स्पेशली ये फ़ायदा पहुंचाएगा। यूएलआई इज ए पार्ट ऑफ न्यू फोकस ऑन डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया। ये एक डिजिटल बैंकिंग इंडिया का एक नया पार्ट होगा अलॉन्ग विद जेम एंड यूपीआई। तो ये ट्रिनिटी है। क्या है? ट्रिनिटी है। तो जेम, यूपीआई एंड यूएलआई। द आरबीआई प्लान्स टू लॉन्च यूएलआई नेशन वाइड आफ्टर टेस्टिंग इन ए पायलट प्रोजेक्ट। तो ये पायलट प्रोजेक्ट में अभी चल रहा है, लॉन्च का अनाउंसमेंट हो ही गया है, आप देखिएगा। क्या लगता है ठाकुर, क्या लगता है? हैं, कितने आदमी थे? किस दिन होगा भूपेन, क्या लगता है? 26 जनवरी को हो सकता है, या जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो है अनाउंस कर देंगे उस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, किसी भी समय, है ना? तो ये जो है आप देखते रहिए,
कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहेगा। अभी है हम लोग क्विज टाइम्स, कुछ सवाल लेते हैं। है बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन एज ए बैंकर होने के नाते आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कोई नया टर्म्स आता है तो आप उस पर बोल पाएँ 5 मिनट या कम से कम 10 मिनट बोल पाएँ, उसको डिस्क्राइब कर पाएँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एज ए बैंकर होने के नाते आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोलता हूँ आप लोग जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको यूज़ करिए। उदाहरण के तौर पर कोई नया ऐप आया, उसको यूज़ करिए, तभी तो आप ग्राहकों को अच्छे से बता पाएंगे। और थोड़ा सा एफर्ट्स आप एक्स्ट्रा करिए, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, एज ए मेंटर, फाइनेंशियल एडवाइज़र और उनके वेल्थ क्रिएटर के रूप में भूमिका निभानी है ग्राहकों के लिए। अगर ये भूमिका निभाने में सक्षम रहे तो आप देखिएगा कि आपका सम्मान वैसे भी होता है और ज़्यादा सम्मान होगा। और दूसरी बात, खुद को अच्छा लगता है जब हम घर आते हैं तो। जैसे अभी आप लोग को दुख लगता होगा ना, मुझे भी लगता है किसी का पैसा चला जाता है तो दुख लगना अलग बात है, लेकिन हमने कुछ लोगों को जागृत किया, क्या किया उसको भी आपको देखते रहना है। पहला सवाल स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर 1। कीर्ति जी क्या सवाल है, पढ़िए जरा। सवाल कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जी सर। पढ़िए। Which initiative was introduced by RBI Governor Shaktikant Das to simplify loan processing? First option, Unified Payment Interface. Second, Unified Lending Interface. Third, Digital Lending Gateway. Fourth, Digital Banking Network. तो क्या लगता है आपको, क्या उत्तर होगा? सेकंड है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ओके। और ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, वो किसकी मदद से जो है स्टार्ट किया जा रहा है? एनपीसीआई। किसकी मदद से? एनपीसीआई, है ना। और ये जो है इसका जो मतलब इसका कंट्रोलर या इम्प्लीमेंटिंग कौन है? आरबीआई, है ना। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंडिंग यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: सिंप्लीफाई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, स्ट्रीमलाइन द लोन अप्रूवल प्रोसेस, प्रमोट डिजिटल पेमेंट, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अश्विनी जी, ये क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप जान लिए हैं कि जो भी लोन अप्रूवल प्रोसेस है उसको आसान बनाना और सरल प्रक्रिया के तहत एकीकृत लैंडिंग इंटरफेस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे लोगों तक आसानी से पहुंचाना जिन्हें पैसों की ज़रूरत है और इस बढ़ती हुई जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा और इंफॉर्मेशन में उसके आधार पर जो ट्रिनिटी होगी, जैसे कि जैम है, जनधन, आधार और मोबाइल, उसके माध्यम से स्ट्रीमलाइन लोन प्रोसेस प्रोवाइड कराना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो उत्तर होगा बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विच ग्रुप ऑफ बोरोवर इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है, ये जो है किसको एड्रेस करेगा, किन के डिमांड को एड्रेस करेगा? हाँ नैलेश जी, गोविंद भाई, कैसे हैं गोविंद भाई? अच्छे हैं, आवाज़ पहुंच रही है? अच्छा, तो आप जो है ये जान गए हैं कि ये जो यूएलआई है, ये लॉन्च जो आरबीआई से किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस और रूरल बोरोवर्स को जो डिमांड है लोन की उसको पूरा करने में ये उनको एड्रेस करेगा या उनके क्रेडिट डिप्लॉयमेंट की, उनके ऋण की ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट फीचर ऑफ यूएलआई रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्निकल इंटीग्रेशन फॉर लेंडर? कौन सा फीचर है यूएलआई का जो कम करता है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्निकल इंटीग्रेशन लेंडर का कम करता है? कंसेंट बेस एसेट एसेस, कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज एपीआई, डाटा इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल या एडवांस क्रेडिट एल्गोरिथम? तो यहाँ पर कॉमन और स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है ये एक फीचर है जो इसके टेक्निकल कॉम्प्लेक्स को कम करता है। ये जो है महत्वपूर्ण फीचर है इसका। कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों के इंफॉर्मेशन को
ये क्विकली एक्सेस देता है, जिससे कि टेक्निकल इंटीग्रेशन होता है और उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है यूएलआई। अगला सवाल है द प्लग एंड प्ले, जैसा कि अभी कीर्ति जी ने थोड़ा सा बताया भी था, प्लग एंड प्ले concept in ULI refers to providing instant credit approval, ready-made facility for data integration, automated repayment system, simplified customer registration। तो ये रेडीमेड फैसिलिटी फॉर डाटा इंटीग्रेशन है, प्लग एंड प्ले। ये जो है प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट जैसे होता है ना, बताने कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पानी सब हो गया, प्लग दबाए फैक्ट्री चालू, ठीक उसी तरह का एक रेडीमेड फैसिलिटी है डाटा इंटीग्रेशन का, कि जब भी प्लग करेंगे यूपीआई वगैरह कोई डाउनलोड करेगा तो सारे इन्फॉर्मेशन जो है उसमें साझा हो जाएंगे। और फिर प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, यूएलआई में चलेगा। Which platform connects borrower with multiple lenders through standardized API? ये जो प्लेटफॉर्म है ये बोरोवर को कनेक्ट करेगा, मल्टीपल ट्रिनिटी अप्रोच रहेगा, और वो ट्रिनिटी अप्रोच होता है ना, बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, ऐसा वाला जाम नहीं है वो, है ना, ये जैम है, क्या बोलते हैं, जैम है, JAM। और ये यूएलआई जो है द प्लेटफॉर्म कनेक्ट बोरोवर विथ मल्टीपल लेंडर्स, ये यूएलआई है, और ये काम करता है ट्रिनिटी, जैम, यूपीआई और यूएलआई। अगर आपको ये सवाल पूछेगा तो ये ट्रिनिटी क्या क्या है, जैम, यूपीआई एंड यूएलआई, ये तीन ट्रिनिटी हैं। अगर इस यही सवाल होता था इनमें ऑड ऑड आउट, जो ऑड होगा उसको आउट करो, तो यहाँ भीम आउट हो जाता है, यहाँ पर जैम, यूपीआई, यूएलआई होता। लेकिन यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो लेंडर्स हैं उनको सारा इंफॉर्मेशन एक क्विक एक्सेस से मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जो है इनको आसान प्रक्रिया के साथ लोन देने में मदद मिलेगी। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डज यूएलआई प्रोवाइड टू सिंप्लीफाई लोन अप्रूवल्स? कौन सा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो है यूएलआई प्रोवाइड कराता है लोन अप्रूवल को जो है इजी करने के लिए? गवर्नमेंट सब्सिडीज, लैंड रिकॉर्ड, टैक्सेशन डिटेल, इंटरनेशनल क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ पर किसानों को चूंकि लक्ष्य दिया गया है, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो यूएलआई में लैंड रिकॉर्ड का जो है होगा, लैंड रिकॉर्ड से उसके बाद जो केसीसी वगैरह जो होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पास होते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन के माध्यम से इनको लोन प्रोसेसिंग्स में आसानी होगी, अप्रूवल में आसानी होगी, ये बात कही गई है। तो आज के सेशन में एक छोटी सी जानकारी यूएलआई के बारे में जो हम लोगों ने अभी सीखा, वो था यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसकी शुरुआत भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के माध्यम से इसको जानकारी मिली है, इसकी लॉन्च की। और ये 2023 से ही पायलट प्रोजेक्ट में था, अभी इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने। और राष्ट्रीय स्तर पर क्रेडिट के देने के लिए या ऋण देने के लिए आसान प्रक्रिया बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसमें किसानों और एमएसएमई जो उधारकर्ता हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हुए बिना किसी बाधा के या त्वरित गति से ऋण उपलब्ध कराए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। और इसकी खास बात यह है कि ये कंसेंट बेस्ड डिजिटल रीच है, और ये जो है स्टैंडर्डाइज जो एपीआई हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, मतलब जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हैं इनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, जिससे कि जैसे ही प्लग एंड प्ले दृष्टिकोण से काम करेगा, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी यूपीआई में अपना चीज़ें उसको क्लिक करेगा, मतलब यूपीआई में जैसे ही वो रजिस्टर होगा तो उसको प्लग हो गया, मतलब सारी इंफॉर्मेशन डाटा अपने आप एक्सेस कर लेगा, और अनुमति एक्सेप्ट करेगा, मैं एग्री हूँ, तो वहाँ पर से सारे डाटा जो है कनेक्ट करेगा और एक्सेस करेगा और तकनीकी जटिलता को कम करेगा। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने चीज़ें करी। वैसे आप लोग जानते भी होंगे ऐसे बहुत सारे जो और प्लेटफॉर्म भी हैं जिनमें कि डिजिटल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति जो एक दूसरे व्यक्तियों से उधार लेने देने की अनुमति देता है। फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो यहाँ पर एक दूसरे
जो व्यक्ति हैं लोन लिया है उनके डाटा इन्फॉर्मेशन करते हैं, जिसको सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, ये इनके माध्यम से जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होते हैं। फिर होते हैं एक अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट एग्रीगेटर भी एक कंसेंट बेस आरबीआई रेगुलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि ग्राहकों की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दूसरे संस्थाओं में बहुत तेज गति से साझा होता है, और जो लेंडर्स हैं वहां तक पहुंचता है। फिर लेंडर्स के पास जब इंफॉर्मेशन जाता है तो उस फ्रेमवर्क में भी वो ऋण प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि आज के सेशन में कुछ सीखने मिला होगा। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। कोई अगर आपकी राय अभी रख रहा होगा कि वो तो कुछ नहीं है, कीर्ति जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको क्या पता, कीर्ति जी का नाम ही कीर्ति है, उन्हीं की कीर्ति फैलेगी। मतलब समझ लीजिए अभी उसकी राय से कुछ नहीं होगा। अगर हम जिस समय कुछ बदल जाएंगे ना, देखिए उसकी राय भी बदल जाएगा। तो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों में जंग जीती है वो सूरज बनकर वही निकलता है। तो ये एक प्रक्रिया है। अभी अंधेरा है, और इस अंधेरे में हम प्लानिंग करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। सुबह तो सूरज बन के निकलना ही है। हमारे कुछ साथियों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी साझा करना चाहता हूं, जो पहली बार जुड़े हैं या नए जुड़े हैं। 5 स्टेप हैं, पंच सूत्र है। उस पंच सूत्र का पालन करेंगे। पंच सूत्र का पालन करके आप अपने एग्जामिनेशन में सफल हो सकते हैं। पहला सूत्र है, अ, आज के सेशन का थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं। कीर्ति जी, ये सेशन कुछ सीखने मिला आपको? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, बहुत बढ़िया। जी चलिए, सर। और कोई साथी कोई फीडबैक देना चाहते हैं? सुधीर जी, सुधीर हमारे सुधीर नहीं है? हाँ, सुधीर जी, आपको आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, बहुत बढ़िया। सर जी नमस्कार। नमस्ते जी, बिजन रावत जी, कैसा लगा आपको? सीख रहे हैं आप? बड़ी बढ़िया सर, बढ़िया लगा, नई चीज सीखे। बहुत बढ़िया। ओके, चलो थैंक ठीक यू है। सर। ओके, तो अभी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। पंच सूत्र है। पंच सूत्र में पहला सूत्र जो है प्रमोशन एग्जाम के लिए, वो होता है रिकॉल क्वेश्चन। क्या होता है विजन जी? क्या बोला मैं? पहला सूत्र क्या है? रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन। तो पंच सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग है रिकॉल क्वेश्चन। अगर आपने 2 साल के रिकॉल क्वेश्चन कर लिए तो आपने 40% तैयारी कर ली, 40%। क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड मोड में रहते हैं और हू बहू रहते हैं, जितने भी रिकॉल क्वेश्चन। इसलिए मेरा देखिएगा, आज एग्जामिनेशन में आज रिकॉल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन जो है वो आपका जो है आधा तैयारी कर लेते हैं, आधा तैयारी। एक इसलिए बोल रहा हूँ आधा तैयारी, क्योंकि हम भले सवाल 20 डिस्कस कर रहे हों, लेकिन उस टॉपिक के बारे में जो है आप उस टॉपिक के बारे में पूरी चीज़ें जान लेते हैं एक सवाल के डिस्कशन में। तो आप जो हैं, हमारे विनीता जी बोल रहे हैं आपकी क्लास करके टॉपिक क्लियर रहता है और अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वाह, ये भी ना बात, अच्छा अच्छा फीडबैक है आपका। तो मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, थोड़ा रिपीटेटिव मोड में पढ़ाता हूँ। तो उद्देश्य भी यही रहता है। हाँ जी, मोनिका जी बताइए। राम राम। अच्छा, उनके, अच्छा उनके बच्चे ने माइक ऑन कर दिया लग रहा है। देख रहे हो? उन उनके जो बच्चे हैं उन्होंने माइक ऑन कर लिया। चलिए, इनको म्यूट कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा बोल रही हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ पहला जो आप तैयारी करेंगे रिकॉल क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सारे बैंकों के जो पिछले 2 साल में, मतलब आप सोचिए 2 साल का मतलब क्या है। 1 अप्रैल को टारगेट करिए, 1 अप्रैल 2023। मैं तो बोलता हूँ 1 अप्रैल मत करिए, 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 से लेकर आज की तारीख पर है हम 12 दिसंबर 2024, और आगे तो आप मेरे साथ हैं ही, आगे के जो एग्जामिनेशन होंगे उनके सवाल मैं साझा कर दूंगा। तो 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक के जितने भी किसी भी बैंक के एग्जामिनेशन है उसका रिकॉल क्वेश्चन कर लीजिए। 40% तैयारी आपकी हो जाएगी। बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा सवाल को देखने के बाद। आपको लगेगा कि मैं ये इतनी तैयारी तो मैं कर लिया।
क्योंकि बैंक है हरि अनंत हरि कथा अनंता, रिटायर्ड हो जाएंगे और पेंशन पाते पाते भी थक जाएंगे, लेकिन बैंकिंग खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमको यहाँ पर देखना है कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसलिए 40% रिकॉल क्वेश्चन। दूसरा जो सूत्र है, दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है, वो होता है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। क्या होता है? आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन। आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शन है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण है जो लगभग लगभग 20 to 30% कवरेज कर लेता है। मतलब 40% तो रिकॉल क्वेश्चन हो गया, और आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन 30%। मास्टर डायरेक्शन में आप सोच रहे होंगे कि क्या ही मास्टर डायरेक्शन है। तो भाई मास्टर डायरेक्शन में प्रियॉरिटी सेक्टर गाइडलाइन है, केवाईसी गाइडलाइन है, नॉमिनेशन की गाइडलाइन है, बैंकिंग अमेंडमेंट्स की गाइडलाइन है, चार्ज ऑन सिक्योरिटीज़ की गाइडलाइन है, फिर सेटलमेंट की गाइडलाइन है, फिर सीआईसी की गाइडलाइन है, कंप्लेंट रेजोल्यूशन की गाइडलाइन है, जो आपके ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं, जो बैंक के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की गाइडलाइन है, जो स्ट्रेटजी गाइडलाइन है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सारा आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन है जो समय समय पर जारी होते हैं। हमारे सारे जो हैं वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। इसको बोलते हैं आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन। तो दो सूत्र हो गया बिजन जी। पहला सूत्र क्या देखना है आपको, बताइए जरा। पहला, पहला रिकॉल क्वेश्चन, दूसरा आरबीआई दो, मास्टर डायरेक्शन। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है एग्जामिनेशन में तैयार करना है, वो है इंटरनल पॉलिसीज एंड सर्कुलर। क्या है? इंटरनल पॉलिसीज एंड सर्कुलर। अभी ये देखा गया है पिछले साल से, 23-24 और 24-25, इसमें आईबीपीएस ने और मैनेजमेंट ने इसकी संख्या बढ़ा दी है कि क्वेश्चन इंटरनल पॉलिसी से और सर्कुलर से ज़्यादा पूछे जाएं, क्योंकि जो भी अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन लेना चाह रहा है, बैंक के इंटरनल पॉलिसी, स्कीम्स और सर्कुलर्स के बारे में अपडेट होना चाहिए। इंटरनल पॉलिसी और सर्कुलर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सवाल तो कम ही होते हैं। नेशनलाइज बैंक या डोमेस्टिक जो कमर्शियल बैंक है उसमें 100 होते हैं। आपके यहाँ जो होते हैं सवाल, वो उसमें उसके फिक्स्ड जो रेशियो होते हैं कि किस में आएंगे। तो ज़्यादातर 5 से लेके 10 पॉलिसी जो है हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉलिसी होता है क्रेडिट पॉलिसी, जो बहुत बड़ा होता है, 100 पन्ने 200 पन्ने का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सरल तरीके से हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये होता है क्रेडिट पॉलिसी। दूसरा महत्वपूर्ण होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी। अभी पिछले साल से इस पे सवाल जो है पूछ रहा है। तीसरा है रिकवरी पॉलिसी। चौथा है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। पांचवा है एचआर एंड स्टाफ वेलफेयर जो पॉलिसी। छठा है आपका जो आउटसोर्सिंग एजेंसी पॉलिसी, जिसमें वैल्यूएशन है, कोई रिकवरी एजेंट है, बीसीबीए पॉलिसी। और जो सातवां है वो है कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडर्सल मैकेनिज्म पॉलिसी। और आठवां है आपका जो ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, तो मैंने बता दिया। आठवां जो भाग होता है वो है डिपॉजिट्स के प्रोडक्ट वाला, जो है डिपॉजिट में कोई प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट रिलेटेड एक बात मैं बता दूं, अगर आपके बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और नौवां जो है लोन के प्रोडक्ट, लोन के जो प्रोडक्ट हैं वो। और 10वां जो है अवार्ड और रिकग्निशन या कोई नया कैंपेन, उसके बारे में पूछता है। तो ये 10 हैं। आप जो हैं इसको देखना है, जिनमें 10 चीज़ों को ध्यान रखना है। और वैसे सारी पॉलिसी, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ पिछले साल से सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी से एक सवाल अवश्य पूछ रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट से, क्योंकि जैसे ही सर्विस में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो एक गाइडलाइन के बारे में कितना अवेयरनेस है उसको सवाल पूछ रहा है। दूसरा जो है पूछ रहा है विसिल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में सवाल पूछ रहा है। तीसरा जो है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में सवाल पूछ रहा है, जो जैम पोर्टल से खरीदते हैं। और चौथा जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से भी सवाल पूछ रहा है। और पांचवा एक और पॉलिसी है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। मतलब आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी हैं, जिसमें पासवर्ड है, एक्सपायर होता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, उनके ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो इतनी सारी पॉलिसी के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो हमारा पंच सूत्र में 3 सूत्र हुआ है। एक रिकॉल क्वेश्चन हो गया, एक आरबीआई मास्टर डायरेक्शन हो गया, और एक है इंटरनल पॉलिसी हो गया। चौथा भाग जो है
वो होता है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब जो सभी बैंकों के लिए समान है, वो यूनिवर्सल बैंकिंग के आधारभूत, जैसे कि उदाहरण के तौर पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसको यूनिवर्सल बैंकिंग या जनरल बैंकिंग कहते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। जिसमें एनआई एक्ट हो गया, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, आरटीआई एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जो बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन, ये आरबीआई पॉलिसी में भी आ जाएगा, लेकिन ये एक्ट वाली बात है ना। तो आप लोग देखे होंगे चेक से रिलेटेड 5 से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक के बारे में कंटिन्यू सवाल पूछ रहा है। फिर उसके बाद मटेरियल अल्ट्रेशन के बारे में सवाल पूछ रहा है, इंडोर्समेंट के बारे में सवाल पूछ रहा है, फिर उसके बाद नेगोशिएशन के बारे में सवाल पूछ रहा है, और क्रॉसिंग के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो ये कुछ सवाल हैं। फिर एक जो है कि ऐसा चेक जिसको हम कलेक्शन से पहले पैसा दे देते हैं, तो बैंक क्या होता है उसमें, क्या होता है कीर्ति जी? ये सवाल पूछ रहा है। मान लीजिए कीर्ति जी के पास कोई ग्राहक आया, 15,000 का उसका चेक है। कीर्ति जी कैसे करते हैं आप? 15,000 का चेक जमा किया आपने, अगर उस खातेदार के खाते में 15,000 अभी क्रेडिट कर दिया और कलेक्शन में भेजा, तो इस कंडीशन में बैंक का पोजीशन क्या होगा? बैंक होता है होल्डर ऑन वैल्यू, होल्डर ऑफ वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो वो सवाल पूछ रहा है। तो मैंने एक उदाहरण बताया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सारे एक्ट से रिलेटेड यूनिवर्सल बैंकिंग में आईबीसी, सरफेसी, डीआरटी, ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सल बैंकिंग में आते हैं। तो अभी 4 सूत्र हो या विजन रावत जी, कौन कौन सा सूत्र बताया मैं आपको, क्या क्या देखनी है पंचसूत्र में? रिकॉल क्वेश्चन, आरबीआई मास्टर सर्कुलर, इंटरनल हाँ। पॉलिसी एंड सर्कुलर, हाँ। यूनिवर्सल बैंकिंग पॉलिसी। हाँ, यूनिवर्सल बैंकिंग में देख लिए। जिसमें एक सबसे ज़्यादा अभी सवाल पूछ रहे हैं करेंसी चेस रिलेटेड इशू। करेंसी चेस रिलेटेड इशू, हालांकि वो आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन में आता है, लेकिन किसी भी स्केल में करेंसी चेस की सॉइल नोट क्या है, म्यूटिलेटेड नोट क्या है, इम्परफेक्ट नोट क्या है, नोट कॉइन्स में इंसेंटिव क्या है, पेनल्टीज क्या है, ये जो है ये भी पूछ रहा है। तो 4 सूत्र हमारे साथी ने बता दिया। एक सूत्र और है, वो है करेंट इमर्जिंग चेंजिंग बैंकिंग चेंजेस। तो जो करंट बैंक में जो चेंज हुआ है, वो जो है अभी जो जो चेंजेस होता है जिसको हम रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं, वो, और उसमें से भी ज़्यादातर डिजिटल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे फुल फॉर्म हो गया, नया कोई टर्म आ गया, या ये जो नया जैसे यूएलआई आया है। ठीक उसी तरह जैसे देखिए अभी एक सवाल बार बार पूछता है, एल ई आई। विजन जी जानते हैं ना, एल ई आई जरूरी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन कितने करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उसको, उस फर्म को जो है एल ई आई उस कंपनी को लेना ही पड़ेगा। जो नॉन पर्सनल है, कितने का टारगेट लक्ष्य है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, एल ई 50 आई। करोड़ सर, 50 करोड़। हाँ, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, है ना। तो अगर लोन वाला है तो 5 करोड़ से, 5 करोड़ तक लेना पड़ेगा, 5 करोड़ से। लेकिन अगर आरटीजीएस एनईएफटी के केस में पूछता है तो 50 करोड़। तो ये नॉन इंडिविजुअल के केस में ऐसा किया। तो मैं एक उदाहरण आपको बताया, तो ये हो गया करंट बैंकिंग अपडेट्स। तो ये 5 सूत्र हैं। अब इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है, और सभी चीज़ें आपके पास हैं। अगर नहीं हैं तो आप मुझे वहाँ पिंग करिएगा ग्रुप में, मैं दे दूँगा। और बाकी डेली जो पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, चूँकि पॉलिसी आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, तो पॉलिसी अगर आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो पॉलिसी पढ़ा देंगे। स्कीम्स वगैरह तो वेबसाइट से दिख जाते हैं, तो इसलिए स्कीम्स हम पढ़ा देते हैं। लेकिन जो पॉलिसी होते हैं वो अगर आपसे मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन बट उसकी गोपनीयता बरकरार रहेगी, और जो भी उसका महत्व है वो रहेगा। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो हम बुलेट पॉइंट में हम पढ़ाते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, बोल रहे हैं मेरा नेटवर्क कमज़ोर है कि विनीता जी का कमज़ोर है? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ठीक है सर आपका। पहुंच रही ना? चलिए, तो आशा करता हूँ कि पंचसूत्र याद आ गया होगा। हमारे विजन जी एक बार पंचसूत्र हमारे साथियों को रिपीट कर दीजिए। क्या क्या चीज़ें सफलता के लिए ज़रूरी होती हैं, पढ़ती हैं? पंचसूत्र बता दीजिए विजन जी। जी सर, रिकॉल क्वेश्चंस, हम्म। आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस और इंटरनल पॉलिसी एंड सर्कुलर्स, हम्म। यूनिवर्सल बैंकिंग पॉलिसीज हम्म। एंड करंट बैंकिंग चेंजेस। बहुत बढ़िया। तो ये पंचसूत्र हैं तैयारी करने के लिए।
और रिकॉल क्वेश्चन आपके फोल्डर में अवेलेबल है, आपके जो मोबाइल ऐप में रिकॉल क्वेश्चंस है। और रिकॉल क्वेश्चन तो 5 साल से ऊपर का होगा, मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसा अवेलेबल होगा रिकॉल क्वेश्चन। तो आप वहाँ से रिकॉल क्वेश्चन पुराने नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2023, 24, 25, 22 नहीं भी पढ़ेंगे तो चल, 23, 24 तो पढ़ लीजिए कम से कम, 2 साल का है ना। और एक पंचसूत्र और है जो आपको एग्जामिनेशन तक, अगर 30 डेज तक आप उसको पालन करते हैं या 60 डेज तक, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। वो पंचसूत्र है पढ़ना। जैसे आज आप लोग 35 लोग 34 लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना ये पहला सूत्र है। दूसरा जो है लिखना, जैसे कि हमारे विजन जी जो हैं लिखना बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, ऐप में फी मांगता है बोलता है। ऐप में कौन है, अमोद कुमार जी देख लीजिए ना, वहाँ पर होम पेज में जाइए ना, स्टार्ट लर्निंग करिए, आपका अप्रूवल हो गया है ना, अप्रूवल कर दिया है। तो यहाँ पर विजन जी मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, पढ़ना। तो अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद आप क्या करना है, लिखना। आप लिख रहे हैं ना विजन जी, क्योंकि अभी लिख रहे हैं तो देखो, इनको बार बार पूछ रहा हूँ मैं, तो शायद पूछने लगे तो लिख रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको आदत दिला रहा हूँ कि पढ़ना है, लिखना है, बुलेट पॉइंट। जैसे इतने बड़े सेशन में आपको 5 बुलेट पॉइंट लिखना है। और लाइव क्लास में जुड़ना, हाँ 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 सुमन जी, हाँ ये तो आपने नया जोड़ दिया है ये। तो लाइव क्लास में जुड़ना वो तो पहला सूत्र है, क्योंकि उसे तभी तो पढ़ेंगे। क्योंकि लाइव में फायदा ये होता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों जुड़ता है। मैं आप लोगों को जोड़े रखता हूँ, है ना। तो और सफलता की तरफ रुख मोड़े रखता हूँ। तो इसीलिए आप लोग को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों रहता है। और अगर रिकॉर्डिंग मिल गई तो हम बाद में देखेंगे, पहले चॉकलेट खा लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फिर घूमने जाते हैं, फिर देखेंगे, ऐसा हो जाता है। तो वहाँ थोड़ा कॉन्शियस माइंड थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों जगह तगड़ा हो गए ना, तो आप फिर आपको दोबारा नहीं होना। हाँ, तो पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है समझना। तो अभी स्पीकर ऑन कर करके क्यों पूछता हूँ, समझ लीजिए समझ लीजिए, या बार बार मैं रिपीट करता हूँ समझाने के लिए, समझना। और चौथा जो सूत्र है वो है दोहराना। क्या करना, दोहराना। और पांचवा जो सूत्र है वो क्या है, अभ्यास करना। अभ्यास करना मतलब मॉक टेस्ट। एग्जामिनेशन के दिन आपको सवाल पढ़ना है, और 1 घंटे में या 80 मिनट में 100 सवाल करने हैं। तो एक सवाल को 30 सेकंड में पढ़ के करने का अभ्यास करना, और ये अभ्यास से ही हो पाएगा। बैडमिंटन खेलते नहीं है, एक दिन खेल के देखिए, हाथ पकड़ लेगा, 7 दिन तक बैंक नहीं जा पाएंगे। तो डेली अभ्यास करेंगे तो खेल खेल जैसा होगा। तो ठीक उसी तरह है अभ्यास करना। एग्जामिनेशन के दिन जाएंगे, सवाल ही नहीं पढ़ पाएंगे, है ना अमोद जी। सवाल ही पढ़ने में आपको लग जाएगा, अरे मैं तो सर 10 ही सवाल पढ़ पाया, बाकी तो आसान था, आगे तो जाने जा ही नहीं पाया। तो आपको अभ्यास करना है। तो ये पंचसूत्र बताइए, विजन जी क्या पंचसूत्र बताएं सफलता के लिए अभी लास्ट में। लास्ट में पढ़ना, लिखना, समझना और लाइव क्लास अटेंड करना। नहीं नहीं, पढ़ना लिखना समझना दोहराना और अभ्यास करना, दोहराना और अभ्यास करना, ठीक है। जी। ये पंचसूत्र है। हिंदी का कैसे करें, तो हिंदी का जो है आपके लॉगिन सेक्शंस में बहुत सारे लेक्चर हैं। और फिर हिंदी के 15 तारीख से लेक्चर भी स्टार्ट होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, हिंदी के सारे तैयारी हम करा देंगे, है ना। तो दो पंचसूत्रों को सर, रिपीट करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ विजन जी बताइए। सर जो आरबीआई सर्कुलर मास्टर्स ऑफ डायरेक्शन है, वो उसका क्लासेस हैं अभी अवेलेबल हमारे पास, जो लेटेस्ट है? सब सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है ना। ऑल ओके। ऑल पॉलिसी मास्टर सर्कुलर जो है आपके देखिएगा वहाँ पर अवेलेबल है। वैसे मैं और 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, उसमें हम लोग 3 सेशन करेंगे, हो सकता है 4 सेशन करेंगे एक एक दिन में। तो उसमें एक सेशंस होंगे आपके, एक तो रिकॉल क्वेश्चन चलता रहेगा अभी एक सेशन, क्योंकि बहुत सारे बोलिए अहो कह रहे हैं, बहुत बढ़िया संतोष जी हैं। अहो कहने से एकदम आत्मबोध होता है, हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग 3 सेशन करेंगे या 4 सेशन करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, एक में आरबीआई मास्टर डायरेक्शन चलेगा, एक में रिकॉल क्वेश्चन चलेगा, एक में कुछ जनरल बैंकिंग जैसा चलेगा, और एक में जो है आपका इंटरनल पॉलिसीज एंड सर्कुलर चलेगा। तो इंटरनल पॉलिसी जो है अल्टरनेट बैंकों का हम लोग करेंगे। जैसे हो सकता है एक दिन पीएनबी का किए, तो एक दिन उत्तर बिहार का किए, एक दिन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का, ऐसे हम लोग करते रहेंगे।
तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि किसी भी बैंक का उसको पढ़ लीजिए, ताकि जाने के बाद अपनी पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो दो पंचसूत्र हैं, उनको रिपीट करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। पहला पंचसूत्र है, सफलता की तैयारी के लिए क्या करना है, रिकॉल क्वेश्चन पढ़ना है, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन पढ़ने हैं, इंटरनल पॉलिसीज एंड सर्कुलर पढ़ने हैं, कुछ यूनिवर्सल बैंकिंग एक्ट्स पढ़ने हैं, और करंट बैंकिंग अपडेट पढ़ने हैं, ये तैयारी करने के लिए। और दूसरा जो इनर हमारा पंचसूत्र है वो होता है पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र है, इसको पालन करिए और संतोष जी की तरह बोलिए। समझ में आया तो बोलिए अहो। क्या बोलेंगे? अहो। अहो। और एक उत्साह जरूर रखिए। और मैं तो बोलता हूँ बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। उत्साहित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हल्के में रहिए। मतलब इतना तनाव लेना नहीं है। क्या है जिंदगी में खोने के लिए? सब चीज़ें हल्के में रहेंगे, सीखते सीखते आज नहीं तो सफलता मिल ही जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, आप में खुद में आत्मबोध आ जाएगा। तो राहें जहां तक जाएंगी राहगीर भी वहां तक जाएगा। हैं अश्विनी जी? हैं? वाह वाह करिए, वाह वाह करिए। कोई भी वाह वाह नहीं करता, बताइए। हैं? राहें वाह। जहां तक जाएंगी राहगीर भी वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, साध निशाना मंजिल पर, बाद में देखा जाएगा तीर कहाँ तक जाएगा। तीर कहाँ तक जाएगा। वाह आप, वाह हाँ, हमेशा जीवन वाह में। वाह वाह। हम्म। और आप लोग सोच ही लिए होगे कि जब इतना रात को हम इतने आसानी से पढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना? आगे ही जाएंगे। और सफलता खुद में अपने आप में अनुभव होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप बैंकिंग के दृष्टिकोण में अगर जानकारी आपके पास है और कोई भी चीज आपके पास है तो आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास दिखता है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या जानता हूँ, वो खुद ही जान लेगा कि ये देखो कैसे कर रहा है। क्योंकि वो चीज़ जो है आपके एक्शन, परफॉर्मेंस और आपकी डेली एक्टिविटी में दिखने लगता है। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपसे कहता हूँ धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। मोनिका जी ने राम राम कह दिया आपको, आप भी उनको सीताराम कहिए। तो आप हमेशा एक जो भी जिस देवता को मानते हैं उनको राम राम करिए, उनको सम्मान दीजिए। उनसे थोड़ी प्रेरणा शक्ति लेते हुए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए। मैं आता रहूँगा और अपना वादा निभाते रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर जी। क्या बोल रहे हैं चेयरमैन सोहेल सर? मुझे पहचान गए हैं। इंटरव्यू में एंटर करने के बाद पहला क्वेश्चन होता है जे अभी पास किए कि नहीं। क्या रिप्लाई करेंगे? बताऊंगा। इंटरव्यू का सेशन अभी हम लोग, आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रविवार को इंटरव्यू का सेशन है, उसमें जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।